हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीसेट के बारे में जानेंगे। यूपीएससी परीक्षा में 2011 से सीसेट का एक पेपर लागू किया गया था। उससे पहले था क्या कि आपको जीएस का पेपर होता था, एक ऑप्शनल का पेपर होता था। ऑब्वियसली प्री के एग्जाम में 2011 से क्या हुआ कि आपका जीएस पेपर तो होता ही है, पेपर 1, और साथ में पेपर 2 जो होता है वो सीसेट का होता है। तो मैं आपको बताऊं, सीसेट इसका जो पेपर है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड और ये टेस्ट, ये लागू किया गया था 2011 से। ठीक है। और अभी बात करें कि इसमें आगे बढ़ने से पहले इसमें हम ये जान लेते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन होता है और कितना क्वेश्चंस होता है। टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं इस पेपर में। पेपर 2 के नाम से जाना जाता है सिविल सर्विसेज में, पेपर 2, जिसको सीसेट पेपर बोल सकते हैं आप। और ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। ठीक है। पेपर 2 में उसको सीसेट के नाम से आप लोग बोलते हैं, और 80 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन ऑफ 2.5 मार्क्स। ठीक है। और हमेशा की तरह नेगेटिव ही होता है, 1/3 नेगेटिव। 3 क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, उसमें से 1 क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, मतलब 2.5 नंबर कट जाएंगे अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत किया तो। ये क्या होता है कि सीसेट जो होता है उसके मार्क्स ऐड नहीं होते स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन आपको एक 66 नंबर इसमें लाना पड़ता है। 66 मार्क्स यू हैव टू स्कोर। हो सकता है कि पेपर 1 जो है जीएस का पेपर जो है उसमें आप हो सकता है कि 200 में 200 कर दिए, 150 नंबर कर दिए, लेकिन अगर 66 नंबर इसमें नहीं आए सीसेट में सेकंड पेपर में, तो आप क्वालिफाई नहीं हुए, आपका पीटी खत्म, वहीं पे जर्नी खत्म, फिर अगली साल के लिए तैयार कीजिए। इसलिए ज़रूरी है कि इसको अच्छे से तैयार किया जाए सीसेट के पेपर को। और इसमें जो मैथ बैकग्राउंड के हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उसको कंपेरेटिवली थोड़ी कम दिक्कत होती है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर अच्छे से सॉल्व कर लें, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, तो उनका काम चल सकता है। लेकिन जो काफ़ी दिन से मैथ से बाहर रहे हैं या रीजनिंग से बाहर रहे हैं, नॉर्मल आर्ट बैकग्राउंड के हैं, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा उसके लिए उपाय क्या कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए आप लोग, और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए उसको। अगर सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको बस स्पीड पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो टाइम लिमिटेड होता है, तो आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो सीरियस मैटर है, उसको अच्छे से टाइम दे के उसको प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट सीखिए, और उसके बाद फिर एग्जाम में जाइए। ठीक है। तो अब हम ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट लाया ही क्यों गया? ये एप्टीट्यूड का क्या मतलब है? मतलब आप किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए कितने योग्य हैं वो दिखलाता है आपका एप्टीट्यूड। जैसे कोई खेलने के लिए एप्टीट्यूड इसका बढ़िया है, बहुत शानदार वो खेलता है। अगर मान लीजिए तेंदुलकर है तो बहुत अच्छा खेलने में है, तो उसका खेलने का स्पोर्ट्स एटीट्यूड, क्रिकेट एप्टीट्यूड जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे हम किसी एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। बैंकिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एप्टीट्यूड्स, तो वो बैंकिंग कामों के लिए कितने अच्छे हैं उसकी जांच उसमें होती है। एक सिविल सर्वेंट क्या करता है? देखिए, अब एक सिविल सर्वेंट का क्या काम है, या एक आईएएस अधिकारी है, उसका क्या काम है? सबसे पहले तो उसके पास जो रिपोर्ट्स आए, या उसको कुछ रिपोर्ट बनाना हो ऊपर देने के लिए, बड़े ऑफिसर्स को देने के लिए, जो मिनिस्टर्स हैं उनको देने के लिए, या जो उनके मातहत अधिकारी हैं वो कोई रिपोर्ट लाएं, तो वो उसको समझ सकें पहली बात तो, और उससे मेन चीज़ें निकाल सकें। कोई अगर उनको योजनाएं ही इंप्लीमेंट करनी है तो वो एक उसके पास जो बहुत सारे डेटा रहेंगे उसके आधार पर उस चीज़ वो एक डिसीजन ले सके, उसको समझ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो पहली चीज़ तो ये, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में कंप्रीहेंड कर सके।
जिसको बोलते हैं समझ। किस चीज को समझना? कोई उसको कुछ बतला रहा हो, कोई उसको रिटन फॉर्म में हो, कुछ कोई पैराग्राफ हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई मैसेज हो, उसको वो समझ सके और उससे चीज़ों को डिड्यूस कर सके। ठीक है, तो एक सिविल सर्वेंट, एक आईएएस अधिकारी या कोई सिविल सर्वेंट को ये समझ तो होनी ही चाहिए कि उसके पास जो भी डेटा आ रहे हैं, जो भी बोला जा रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, उसको समझ के वो अपने हिसाब से उसको काम में यूज कर सके। ठीक है, दूसरी चीज और क्या होनी चाहिए कि उस पर वो डिसीजन भी ले सके। मतलब कोई सिचुएशन ऐसा आता है एक अधिकारी के सामने में, एक सिविल सर्वेंट के सामने में तमाम तरह के सिचुएशन नए नए दिन आते हैं, अलग अलग दिन पे नए नए सिचुएशन आते हैं। ऐसे में उस सिचुएशन के मुताबिक वो कैसे डिसीजन लेता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको डिसीजन मेकिंग भी आनी चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए आपके पास डिसीजन मेकिंग के अलावा? बहुत बार क्या होता है कि जो डेटा होता है, जो रिपोर्ट्स होते हैं, उसमें डेटा के फॉर्म में होता है। कभी आपको पाई चार्ट के रूप में दे देगा, हाँ, कभी आपको इस फॉर्म में दे देगा, है ना। तो आपके पास बहुत तरह के मतलब एक विजिबल फॉर्म में देगा, उससे आपको डिड्यूस करना पड़ेगा कि इससे ये क्या कहना चाहता है। इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको तो समझ गए भाई, और ये समझना हमें नहीं आ रहा। तो एक सिविल सर्वेंट से ये उम्मीद की जाती है तो कि इस तरह के डेटा वाले चीज़ों जो है, जो ग्राफ वगैरह में दिखलाए गए हैं या जो चार्ट के रूप में दिखलाए गए हैं, उसको भी वो समझ सके। तो और साथ ही अगर कोई मैथमेटिकल, बेसिक मैथमेटिकल वाली चीज़ें हैं, जोड़ घटा गुना भाग, इस तरह की चीज़ें जो है सिंपल, वो भी उसको तो आनी ही चाहिए। भले वो बैकग्राउंड कुछ उसका आर्ट्स रहे या कुछ भी रहे, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उतनी चीज़ें तो उसकी आनी चाहिए। तो आपको बेसिक न्यूमेरेसी आनी चाहिए। बेसिक न्यूमेरेसी जो मैं मैथ वगैरह बोला, परसेंटेज, मान लो परसेंटेज हो, रेशियो हो, ठीक है, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन जो बोलते हैं, जो मैं अभी बताया आपको ग्राफ चार्ट के रूप में, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये चीजें आनी चाहिए। और क्या आना चाहिए उसको? उसमें ये काबिलियत हो कि वो, उसके पास अगर कुछ इंफॉर्मेशन हो, वो उसको एनालाइज कर सके। ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर सके, उसको एनालाइज कर सके और अपनी रीजनिंग लगा सके उसमें। तो इसीलिए चीजें आती हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग, और एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, तो ये चीजें उसको आनी चाहिए। इसके साथ ही उनको क्या आनी चाहिए? इसके साथ में एक सिविल सर्वेंट से आप क्या उम्मीद करते हैं? उसको अपनी भाषा भी तो आनी चाहिए। हाँ, अब जैसे एक ऐसा कोई सिचुएशन हो कि दो, आपको किसी के साथ कोई कोई किसी को किडनैप कर लिया है, किसी, या कोई जो है किसी को होस्टेज बना लिया है, तो ऐसी सिचुएशन में एज ए सिविल सर्वेंट आपको उनसे बात भी करनी पड़ती है, नेगोशिएशन करना पड़ता है। तो आपको वो स्किल, लिंग्विस्टिक स्किल भी आनी चाहिए आपको। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्किल भी आनी चाहिए आपको। लिंग्विस्टिक बोलिए, कम्युनिकेशन बोलिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी जरूरी है, क्योंकि एज ए सिविल सर्वेंट आपको कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं जहां पे बात करके काम निकालना हो। अब किसी गए कहीं पे, जमीन वमीन का विवाद है और बिल्कुल दोनों लोग अड़े हुए हैं, आपको देख रहा है कि सिचुएशन किस तरह का है, अब उसको कैसे आप नेगोशिएट कर सकते हैं उसमें। या जैसे कभी कोई बोलते हैं कि जैसे पुलिस अधिकारी, सिविल सर्वेंट में भी पुलिस अधिकारी जो जैसे होते हैं, आईपीएस वगैरह, उनको अगर मान लीजिए ऐसे स्क्वाड में है जिसमें कि आतंकवादी लोगों से उन्होंने हॉस्टेज बना लिया है, ऐसे सिचुएशन में बड़े बड़े स्पेशलिस्ट नेगोशिएटर को भेजा जाता है, जो कि सिविल सर्वेंट ही होते हैं, आईपीएस अधिकारी, सीनियर आईपीएस अधिकारी लोग होते हैं, जो कि नेगोशिएट करते हैं ताकि कोई खतरनाक सिचुएशन ना बन सके, कोई हॉस्टेज ना मारा जा सके। अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं सिलेबस में क्या पूछ रहा है, क्योंकि ये तो हम लोग ने जान लिया कि एक सिविल सर्वेंट से क्या क्या उम्मीद की जाती है, और एप्टीट्यूड देने का मतलब यही है। एक बैंकर भी को भी इस तरह का एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन उसका एप्टीट्यूड केवल
पता चला कि न्यूमेरेसी से रिलेटेड है ना, उसको उसको अंग्रेजी आनी चाहिए, है ना, रिपोर्ट रिपोर्ट थोड़ी बहुत पढ़ने के लिए, और उसको मेनली मैथ वाली चीज़ें आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग भी है, कंप्रीहेंशन भी है, बहुत अच्छा खासा कंप्रीहेंशन है। ठीक, तो सारे एग्जाम का अलग अलग सारे एग्जाम के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसी के आधार पे उनका एप्टीट्यूड टेस्ट बनता है। तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में ये सारी चीजें रहती हैं। अब देखते हैं एग्जैक्ट सिलेबस क्या कहता है। ये देखिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कंपैरेटिवली। जो सब चीज मैं बताया वही सब चीजें हैं। ये देखिए, पहला कंप्रीहेंशन है, जो मैं बताया आपको कि कोई पैराग्राफ दिया रहेगा आपको। अब एग्जाम के संदर्भ में समझते हैं, कोशिश करते हैं। एग्जाम के संदर्भ में क्या होगा कि कोई पैराग्राफ दिया रहेगा, और उसके बाद उस पैराग्राफ के आधार पे आपको उससे समझना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है, उसका थीम क्या है, उसके आधार पे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, फिर इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, जो मैं बात किया, नेगोशिएशन के समय मान लीजिए आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक, तीसरी चीज लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इसके बारे में बताया कि ये क्या चीजें होती हैं, कैसे आपको एनालाइज करनी होती है चीजों को। फिर डिसीजन मेकिंग में बताया कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है आपके सामने कि आपको कुछ निर्णय लेना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी क्या होगी, ये सारी चीजें जिसमें कॉग्निटिव स्किल्स हो गई, आपकी मेमोरी हो गई, और उसके आधार पर डिसीजन लेने की क्षमता हो गई, वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। जनरल मेंटल एबिलिटी, आप मेंटली उसके योग्य है कि नहीं, सिविल सर्विस के योग्य है कि नहीं। ठीक, अब बेसिक न्यूमेरेसी जो मैं बताया आपको, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन जो पाया, चार्ट वार्ट बताया, ये सब सारी चीजें, और इसमें जैसे कि ग्राफ वगैरह आते हैं, सारी चीजें आती हैं। ठीक, अब देखते क्वेश्चंस, है ना। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, ये देखिए क्वेश्चन। अब इसी तरह का कोई पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा आपको, जो मैं कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको। इसमें क्या होगा, कोई पैराग्राफ दिया रहेगा आपको, देखिए पैराग्राफ दिया हुआ, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, और ये क्वेश्चन स्ट्रिक्टली आपको सॉल्व करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द पैराग्राफ्स यू रेड। ओके, जैसे कि दिया कि हाल के वर्षों में लोकतंत्र के विषय को लेकर उसके आसपास जिस प्रकार के शब्दाबंडर प्रयुक्त हुए हैं, उसके फलस्वरूप यह विषय अत्यंत संभ्रमपूर्ण हो गया है। तो पूरा पूरा पैराग्राफ है, और ये कुछ साल पहले का क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन है यूपीएससी का। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, उठाइएगा पहले से ही 24, 23 इस तरह से उठाइएगा। उसके बाद देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें किस टाइप के, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ दिएगा, ये काफी टाइम टेकिंग होता है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा है, और जैसे बैंकिंग वगैरह में पूछते हैं कि छोटा सा पैराग्राफ दे दिया, उस पर क्वेश्चन दे दिया, नहीं, ये काफी बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें 5-6 क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दें। ठीक है, कभी कभी 2 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। पता चला बहुत बड़ा पैराग्राफ है, 1 पेज का पूरा, उसमें 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ दिया, तो काफी टाइम टेकिंग होता है। तो इस चीज जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस चीज का निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि इसको पहले अटेम्प्ट लिया जाए या बाद में अटेम्प्ट लिया जाए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन का टाइप हो गया। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये देखिए, अब क्या है, मैं आपको बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, 4 फ्रेंड्स ABC and distribute some money among themselves in such a manner that A gets 1 less than B। अब जैसे इसको देखिए, 4 दोस्त हैं ABCD, some money among themselves, इनके पास पैसे हैं कुछ, इन्होंने क्या किया, वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में, सच ए मैनर दैट A gets 1 less than B। A के पास कितना है, B के पास जितना भी है उससे 1 कम, C gets 5 more than D, C के पास कितना है, D से 1 ज्यादा। ठीक है, और D gets 3 more than B, D gets 3 more than B। ठीक है, अब इस तरह से आपने निकाल लिया, देखने में लगता है कि जैसे मैथ का है, लेकिन मैथ का तो एग्जैक्टली है नहीं। अब क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे आपके पास एक तरह से मेंटल एबिलिटी बोलिए या एनालिटिकल एबिलिटी बोलिए या लॉजिकल रीजनिंग बोलिए, तो आप इसके आधार पे जो आपको दिया हुआ उसके आधार पे आपने एक सिचुएशन बनाया यहाँ पे। ठीक है, इसके आधार पे फिर आपको आंसर देना क्या है, हु गेट द स्मॉलेस्ट अमाउंट। ठीक, इसके आधार पे आपको सॉल्व करना है। बाद में मैं
पूरा सॉल्व भी करूंगा कोई दूसरे वीडियो में। इसी तरह देखिए पजल टाइप का क्वेश्चन है जो कि टिपिकल एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे 5 cities P, Q, R, S and T are connected by different modes of transport as follows। ठीक है, P, Q, R, S and T, ये क्या बोल रहा है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, हो सकता है कोई एयर से हो, कोई बस से हो, कोई बोट से हो। ठीक है, वही दिखा है। और उसके उसमें दिया है कि कैसे कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे P एंड Q आर कनेक्टेड बाय बोट, P Q जो है बोट से कनेक्टेड है, एज वेल एज रेल, तो P Q रेल से भी कनेक्टेड है। S एंड R आर कनेक्टेड बाय बस एंड बोट, S एंड R आर कनेक्टेड बाय बस एंड बोट। ठीक है, Q एंड T आर कनेक्टेड बाय एयर ओनली, Q एंड T एयर ओनली। P एंड R आर कनेक्टेड बाय बोट, P एंड R बोट। ठीक है, T एंड R कनेक्टेड बाय रेल एंड बस, T एंड R रेल एंड बस। मैं सॉल्व करने के बाद में बताऊंगा, लेकिन देखिए कैसे जो स्टेटमेंट है उसको आप इस तरह से एक फिगर में तोड़ लीजिए तो वो आसान हो जाएगी चीजें। तो उसके आधार पे फिर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे इसमें देखिए इतने से देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन देके रखा हुआ है। ठीक, एनालिटिकल एबिलिटी मतलब आप एनालाइज कर रहे हैं इस स्टेटमेंट्स को और उसके आधार पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगला चलते हैं। अब इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए एक, कि गीता इज ओल्डर देन, गीता इज ओल्डर देन हर कजिन मीना, तो गीता जो है बड़ी है मीना से। मीना का एक भाई भी है, मीना का एक भाई है, ब्रदर ऑफ मीना, ओल्डर देन गीता, वो गीता से बड़ी है। व्हेन मीना एंड विपिन विजिट गीता, मीना एंड विपिन दोनों जा रहे हैं किससे मिलने, गीता से मिलने। दे लाइकली टू प्ले चेस, मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता, मीना जो है, अब गेम की बात हो रही है, मोर ऑफन देन गीता, गीता जितना गेम जीत रही है उससे ज्यादा मीना। तो इस आधार पे जैसे इस क्वेश्चन को भी आप इस तरह से ब्रेक कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए और उसके आधार पे सॉल्व कीजिए उसको। अब देखिए जब मैं बोलता हूं लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिबिलिटी, तो वो रीजनिंग जो होती है दो टाइप से बांट सकते हैं। एक तो नॉन वर्बल हो गया, सॉरी वर्बल हो गया जिसमें कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक नॉन वर्बल हो गया। नॉन वर्बल मतलब इसमें इमेज दे रखा होगा। देखिए प्रॉब्लम फिगर दे रहा है, उसके बाद बोल रहा है पांचवा फिगर कौन है, 4 दिया हुआ है और उसमें पांचवा फिगर इसमें से कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी वही है, 4 फिगर्स दे रखे हैं, उसके आधार पे पांचवा फिगर ड्रॉ करना है, तो आपको रीजनिंग लगानी पड़ेगी उसके लिए। ठीक, अब अगला चलिए। अब देखिए कुछ तो कुछ ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है कि एक टेबल में दे दिए नंबर्स 3, 377, 224, 224, 6, 1, 730 और x। अब x का वैल्यू निकालना है, तो कोई ना कोई इसमें रिलेशन होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा, या तो कॉलम वाइज हो या रो वाइज हो, कोई ना कोई रिलेशन होगा। हो सकता है कि जोड़ के हो, घटा के हो या स्क्वायर करके हो, और उसके आधार पे हम जो मिसिंग नंबर है उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है,